हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एलोपेशिया एरिएटा। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। मुझे ये कंडीशन अराउंड 6 to 8 मंथ्स रही थी, तो मैंने डिफरेंट पिक्चर्स के साथ जो है उसको कंपैरिजन करके दिखाया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू। शुरू करते हैं। एलोपेशिया एरिएटा, a non-scarring circumscribed alopecia that is characterized by well-demarcated patches of hair loss due to autoimmune inflammation of hair follicles, abrupt onset within weeks, circular, smooth, well-defined patches of hair loss. So basically ये एक नॉन स्कारिंग जो है एलोपेशिया है। ये डिफरेंट है जो स्कारिंग एलोपेशिया, एक हो स्कारिंग एलोपेशिया होता है और एक होता है नॉन स्कारिंग। फॉर एग्जांपल किसी बर्न की वजह से आपका एक जो है वो परमानेंट डैमेज हो गया सर का कोई पार्ट और उसके ऊपर दोबारा फॉलिकल्स ग्रो नहीं हो रहे, वो एक स्कारिंग एलोपेशिया कहलाएगा। ये जो है ये एक नॉन स्कारिंग है। इसका मतलब है कि जो फॉलिकल्स हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होते। सेकेंडली इसमें जो है ये अब्रप्ट ऑनसेट होगा, सडन ऑनसेट होगा और स्मूथ से वेल राउंडेड होगा। उसके जो एरिया होगा जो एक वेल बाउंडेड होगा, उसकी बाउंड्री के ऊपर जो है छोटे 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 बाल होंगे, दरमियान में एक पैच होगा जो बिल्कुल खाली होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो पैच जो है वो साइज़ में बढ़ता है। एपिडेमियोलॉजी में जो है प्रेवलेंस जो है 1 in 1000 है। उसके अलावा लेस देन 40 ईयर्स में ये जो है इसकी ऑनसेट है, मेल और फीमेल दोनों में ये बराबर है। कॉजेज़ हैं कि इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन एंड डिसरप्शन ऑफ एनाजन फेज हेयर फॉलिकल्स। सो बेसिकली जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है उसका एक फ़ेज़ होता है जिसको हम एनाजन फेज़ कहते हैं। इसमें जो है जो हेयर जो है वो एक्टिवली ग्रो करता है, वो तेज़ी से साइज़ में ग्रो करता है। सो ये फॉलिकल्स की डिस्ट्रक्शन नहीं है। अगर ये फॉलिकल्स की डिस्ट्रक्शन होती तो ये स्कारिंग एलोपेशिया होता। ये नॉन स्कारिंग एलोपेशिया है, इसलिए ये जो बालों का जो एक्टिव फेज़ है जिसमें बालों ने तेज़ी से ग्रो करना है, ये उस फेज़ को स्टॉप करता है और वो एक ऑटो इम्यून डिजीज की मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन की वजह से स्टॉप करता है। इसके अलावा इसमें ट्रिगर फैक्टर्स जो है वो हमारे पास इमोशनल स्ट्रेस है, बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह के केसेस हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है 20% ऑफ द केसेस में। अब आते हैं इसकी डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस बेसिकली इसका क्लिनिकल ही बनाया जाता है। पैचेस को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि जो स्काल्प है उसका कितना पार्ट है, वो लेस देन 50% है, मल्टीपल पैचेस हैं, सिंगल पैच है। हेयर के अलावा अगर बियर्ड पे पैच है या बॉडी के किसी और पार्ट के ऊपर इस पैच को देखा जाता है। उसके अलावा ट्राइकोस्कोपी है, उसमें सिमिलरली जिस तरह जो आप कैमरे के थ्रू किसी भी जो है उसको देखते हैं पार्ट को, ये भी उसी तरह का ही है। इसका जो ट्रीटमेंट है हमारे पास बेसिकली तो ये वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाता है, ऑटो इम्यून है, पर ये है कि ये एक लिमिटेड टाइम तक रहती है, उसके बाद ये बेहतर हो जाती है। और जितना भी ट्रीटमेंट है वो उसको उसके जो प्रोसेस है उसको जो रिकवरी प्रोसेस है उसको बेहतर करने के लिए होती है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले ये स्टेरॉइड्स बेसिकली जितने भी होते हैं ये कोई भी इम्यून प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने के लिए होता है। उसके अलावा जो इंट्रालीजनल है, जहाँ जहाँ पे पैच हैं उसके ऊपर जो है इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें ट्राइएमसिनोलोन है। उसके अलावा टॉपिकली यूज़ करने के लिए वो बीटामेथासोन भी है और इसके अलावा मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो एरिया बहुत ज़्यादा है तो फिर टॉपिकल इम्यूनोथेरेपी की तरफ जाया जाता है और उसके साथ सपोर्टिव के लिए एंथ्रालिन और मिनॉक्सिडिल दिया जाता है। लास्ट में हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। एलोपेशिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है तो लेस देन 10 ईयर्स है तो मिनॉक्सिडिल, जो कि आपको पता है कि एंड्रोजन को कम करता है, उसके इफ़ेक्ट्स को हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर। उसके अलावा टॉपिकल स्टीरॉइड्स वगैरह, बीटामेथासोन वगैरह, और लास्ट में एंथ्रालिन जो कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सिमिलरली अगर एज 10 से ज़्यादा है और फिर हम एक्सटेंट देखेंगे कि कितना एक्सटेंट है, कि वो 50% से ज़्यादा है या 50% से लेस है। अगर 50% से लेस है तो इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह जो देते हैं हम, मिनॉक्सिडिल साथ में दे सकते हैं, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं और एंथ्रालिन दे सकते हैं।
اگر تو 50% سے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر ہمارے پاس ٹاپیکل امیونوتھیراپی ہی آئے گی، اور اگر جو ہے وہ پروگنوسس اچھی ہے تو پھر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں امیونوتھیراپی کو، اور اگر نہیں ہے، پور ہے، تو پھر دوبارہ ساتھ میں مینوکسیڈل وغیرہ اور ٹراپیکل کورٹیکسٹیرائڈز وغیرہ جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اس کنڈیشن کا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر جو ہے وہ سٹریس ہے۔ ویسے تو بہت ساری مختلف ڈیزیزز میں بھی سٹریس کا بہت بڑا رول ہے، لیکن اس میں یہ اسپیسیفکلی کہا جاتا ہے کہ سٹریس سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ تو اپنے سٹریس کو مینیج کریں، اپنی ہیلتھ کو بہتر کریں، اپنی ڈائٹ کو سب سے زیادہ بہتر کریں، اس سے بہت جلدی یہ جو کنڈیشن ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے۔ تھینک یو۔